जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे है, लेकिन एडिटोरियल्स भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप सबको वैलेंटाइंस डे भी बहुत मुबारक हो और आपको एडिटोरियल डिस्कशन भी बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों आज के दिन दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे जो मुझे रेलेवेंट लगे, हिंदू में से और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो एक एडिटोरियल जो है वो है इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये GS3 का आपका टॉपिक आ जाता है, और एक एडिटोरियल जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से पर्टिनेंट है, वो हिंदू में आया था आज, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म करके, तो ये GS2 से पर्टिनेंट है। दोनों एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे और दोनों एडिटोरियल्स के एंड में दोस्तों क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप अपने आंसर्स को कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, इसको रिव्यू किया जाएगा। बेशक अगर रिव्यू करने में थोड़ा देर हो जाए तो माफ करना, लेकिन हम रिव्यू करके जरूर आपको कमेंट सेक्शन में ही कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देंगे। सो कीप ऑन कमेंटिंग गाइस। इसको और हम थोड़ा एंगेजिंग बनाते हैं, इसको और थोड़ा हम एक फन फील्ड वे में बनाते हैं ताकि हमको पता लग सके कि आपको कितना समझ आ रहा है, आपकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी। और आप देखते रहिए कि ऐसे आप एक आंसर रोज अगर लिखते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ 2-3 मंथ्स आपकी जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी ऑफ द वे यू राइट योर आंसर्स इज गोइंग टू इंप्रूव ट्रेमेंडसली। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रिटन बाय अशोक गुलाटी। अब अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, इनके काफी अच्छे एडिटोरियल्स, काफी अच्छा आर्टिकल्स इनके इंडियन एक्सप्रेस में बाई वीकली आते ही हैं। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही तो हमने नेट जीरो यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तो बहुत बात सुनी है। COP26 में अब देखिए हमने अनाउंस किया कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे बाय 2070। लेकिन हाउ अबाउट नेट जीरो एग्रीकल्चर? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भैया एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जनरेट होती हैं, खास करके मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, राइट। तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 73% ऑफ द मीथेन इमिशंस। अब इंडिया ने वो जो प्लेज था मीथेन इमिशंस को रिड्यूस करने का बाय 30% बाय 2030, तो उस प्लेज में इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दैट। वो प्लेज कब लिया गया था? ग्लासगो में, COP26 में, जो भी नवंबर में हुई थी 2021 में। तो उस पर्टिकुलर प्लेज को इंडिया ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, उसमें इंडिया ने नहीं एग्री किया था, करना चाहिए था। तो काफी इसको क्रिटिसिज्म भी मिला था कि भाई जब इतनी मीथेन इमिशंस हो रही हैं। और एग्रीकल्चर की बात करें तो देखिए बहुत सारी आबादी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हालांकि जो एग्रीकल्चर की आउटपुट है टुवर्ड्स द GDP दैट इज वेरी लेस, बट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सो देयरफॉर बहुत जरूरी है कि कैसे आने वाले समय में हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर कैसे बना सकते हैं। तो इस करके बहुत जरूरी था कि हम इस प्लेज को साइन करते, बट हमने नहीं किया। नाउ मेजर्स सच एज केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, या हम बात करें मिलेट्स ग्रो करने के लिए थोड़ा फोकस शिफ्ट करें व्हीट और राइस में से कॉर्ड सीरियल्स के टुवर्ड्स, मिलेट्स के टुवर्ड्स, ऑयल सीड्स के टुवर्ड्स, पल्सेस के टुवर्ड्स, तो इन सबको कल्टीवेट करने के इंसेंटिव्स इस बजट में दिए गए हैं। हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं कि अब वो हो चुका है, प्रोडक्शन की चैलेंज अब नहीं है हमारे पास। अगर आपने योजना का भी लेक्चर देखा जो संडे को आया था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1960s की बात करें तो जो चैलेंज थे हमारे पास कि भाई खाना बहुत कम था और आबादी बहुत ज्यादा थी, तो आज वो सिचुएशन नहीं है। तो आज व्हीट और राइस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं हमारे पास, लेकिन आज के टाइम पे चैलेंज है प्रोडक्टिविटी का, और आज के टाइम पे चैलेंज है कि फार्मर्स को ये इंसेंटिवाइज करना कि कैसे वो अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों पता है क्या चक्कर है? बात यह है कि जो राइस कल्टीवेशन है ना, सबसे ज्यादा जो गुनेगार है, सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार है मीथेन इमिशंस का, वो राइस कल्टीवेशन है। ठीक है, नाउ अब चलो जितने भी हम मेजर्स लेके आए थोड़ा एग्रीकल्चर को भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए, फार्मर्स की इनकम को भी रिनमरेटिव बनाने के लिए, थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए, सब एफर्ट्स कम है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से लेके आज तक, ऑन द अकाउंट ऑफ सो मेनी सब्सिडीज वी गिव ऑन द फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इरिगेशन की बात करें, बिजली की बात करें विच इज अगेन यूटिलाइज फॉर इरिगेशन, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्हीट एंड राइस की बात करें। देखिए राइस स्टॉक्स की बात करें तो जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राइस स्टॉक्स हैं, दे आर 7 times द बफर नॉर्म्स फॉर राइस। अब ये बहुत हैरानगी की बात है कि ये 7 times है, उसके बावजूद इतना हमने एक्सपोर्ट किया है, इतना ये राइस का जो स्टॉक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जाता है, इतना PDS में ये जाता है राइस सारा का सारा, उसके बावजूद भी अभी भी 7 गुना ज्यादा क्वांटिटी पड़ी है। तो अब देखिए अब कितना हम चावल और व्हीट उगाएंगे। तो बार बार ये बात आ रही है कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई। MSP की भी अगर बात आती है तो MSP को भी बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। बार बार हम कहते रहते हैं कि MSP में 24 क्रॉप्स आते हैं, तो सिर्फ 2 ही क्रॉप्स की MSP इतनी ज्यादा क्यों बढ़ानी? ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, ठीक है, कोर्स सीरियल्स हैं, उनमें क्यों नहीं MSP ज्यादा बढ़ाई जाती है? अगर हम फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें, जो एक्सेसिव 7 times द बफर स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है राइस का या व्हीट का, तो ये जो कॉस्ट है 2.25 लाख के आसपास है, 2.14 लाख करोड़ के आसपास है, बेग योर पार्डन, 2.14 लाख करोड़। इकोनॉमिक सर्वे की माने, इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ये जो 2.14 लाख करोड़ FCI क्लेम कर रहा है ये कम है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इट इज मोर देन 2.5 लाख करोड़।
तो देखिए बहुत सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, टैक्स पेयर्स मनी है आफ्टर ऑल ये, ठीक है। नाउ all this does not just reflect inefficient use of scarce capital. See, we are a developing country, ठीक है। हमारे यहाँ पे ज्यादा कितने लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं? बहुत ज्यादा लोग तो पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब भी स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल है, हमको जो खर्चा पानी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के टुवर्ड्स भी चलाना है और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी करना है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम इतना सारा राइस और व्हीट प्रोक्योर करी जा रहे हैं, वो एक बात आ गई। लेकिन इतना राइस व्हीट प्रोक्योर करके और क्या हो रहा है? मीथेन एमिशंस की बात करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, ग्रीन हाउस गैस गैसेस की बात करें, वो और बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय एक्सेस स्टॉक्स, तो प्राइमरली दो यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं। तो यहां पे एक तो आपकी मीथेन आ गई, दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड आ गई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, दिस इमिट्स 408 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एंड राइस कल्टिवेशन इज द थर्ड हाईएस्ट सोर्स। तो यानी कि 18% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो मीथेन की हम बात करें, जनरेटेड बिकॉज ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ राइस, ठीक है। जो पहला जो कारण, जो फर्स्ट हाईएस्ट सोर्स है ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज एंटेरिक फर्मेंटेशन। Now, paddy fields are anthropogenic and the sources of atmospheric nitrous oxide and methane. Now, अगर हम atmospheric nitrous oxide और methane की बात करें, now ये दोनों respectively are 273 and 80 times more powerful than carbon dioxide as far as global warming को बढ़ाने के लिए। तो जो हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश जो है, सभी देशों की जो कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी जो एनुअल जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको हम 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उससे कम कंटेन कर सकें। तो इसमें बहुत बड़ा जो श्रेय है वो इसमें जाएगा कि हम मीथेन इमिशंस को कितना रिड्यूस कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मीथेन इमिटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स इज अराउंड क्लोज टू 71.3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस की बात करें तो इंडिया वैसे तो रिपोर्ट नहीं करता नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस, जो उसके नेशनल GHG नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि इंटरमिटेंट फ्लडिंग के बाद जो वाटर है वो कम हो जाता है और मीथेन एमिशंस भी रिड्यूस हो जाती हैं। लेकिन मीथेन एमिशंस रिड्यूस होने से कोई ये नहीं है कि नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस नहीं रिड्यूस होती, तो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस और बढ़ जाती हैं, खास करके जब फ्लडिंग होती है। तो लोअरिंग ऑफ मीथेन एमिशन, चाहे हम जितना ड्रिप इरिगेशन करें, कंट्रोल्ड इरिगेशन करें, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन करें, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, हम राइस की बात करें, राइस कल्टीवेशन की अगर बात करें, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अगर फूड सिक्योरिटी पर्पज से बात करें, हम अपनी फूड सिक्योरिटी मीट कर चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा राइस ग्रो करने से मीथेन एमिशंस बढ़ रहे हैं। अगर राइस को कल्टीवेट करने के लिए हम माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कंट्रोल्ड इरिगेशन भी यूज करें, तभी भी मीथेन एमिशंस फिर भी होंगे, मीथेन एमिशंस में ड्रॉप नहीं आएगा। कार्बन प्राइसिंग की बात करें तो कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैप्चर्स द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब ये जो कॉस्ट है, नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ एमिशंस व्हिच द पब्लिक पेज फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, द डिजास्टर्स व्हिच हैपन, वेदर इट्स ड्रॉट्स, वेदर इट्स हीट वेव्स, तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, तो ये सब कॉस्ट कौन पे कर रहा है? लोग पे कर रहे हैं। इतनी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, साइक्लोन्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, हीट वेव्स आते हैं, कितनी जाने जाती हैं, ठीक है, क्रॉप्स को कितना नुकसान होता है, ठीक है, हेल्थ केयर कॉस्ट की बात करें तो ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं। तो बात यहां पे करी गई है कि कार्बन टैक्स क्यों ना लगाया जाए, कार्बन प्राइसिंग क्यों ना हो। इंडिया में भी कार्बन टैक्स रिजीम नहीं है, कार्बन प्राइसिंग रिजीम नहीं है, ठीक है। तो IMF की बात करें तो वर्ल्ड नीड्स अ कार्बन टैक्स ऑफ $75 पर टन ऑफ CO2 बाय 2030, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ कार्बन टैक्स लगाएंगे, कार्बन प्राइसिंग करेंगे, तो हम सक्षम हो सकेंगे कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक हम कंटेन कर सकें। इंडिया के पास अभी ये मैकेनिज्म नहीं है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन लीड्स द पैक विद अ कार्बन प्राइस एज हाई एज $137 पर टन। तो इंडिया नीड्स टू क्रिएट अ वाइटल कार्बन मार्केट। हम 2070 के टुवर्ड्स नेट जीरो की तो बात कर रहे हैं, हम अमृतकाल बजट की बात कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नेट जीरो एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स भी फोकस करें। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें, चाहे वो मीथेन एमिशंस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है, तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेट जीरो एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स भी मूव करें। अंत में यहां पे बात करी गई इस एडिटोरियल में डिप्लीटिंग वाटर टेबल। देखिए अब ये हम जानते हैं, काफी टाइम से बढ़ते आ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी आपने बहुत पढ़ा होगा। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो ये वो रीजन थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब राइस की कल्टिवेशन से, पैडी कल्टिवेशन से क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो डिप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में पीने को पानी भी नहीं होगा, बिकॉज जो आप पानी पीते हैं वो कहां से आता है? ग्राउंड वाटर से आता है।
ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात बार बार कही है, इस साल भी कही है, पहले भी इकोनॉमिक सर्वे ने बार बार बात कही थी। क्यों हो रहा है? बिकॉज पैडी कल्टिवेशन के कारण 44 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड के ऊपर सिर्फ पैडी ही कल्टिवेट किया जा रहा है। अब फूड सिक्योरिटी अचीव कर चुके हैं। आज इंडिया की सिचुएशन 1962 या 1965 वाली नहीं है, जब लड़ाई चल रही थी, अकाल आ गया था, खाने को हमारे पास कुछ था नहीं, हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे, तो आज वो सिचुएशन नहीं है। तो अब समय है ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने का, सेव करने का, प्रिजर्व करने का। ठीक है, तो अभी इट इज हाई टाइम कि हम जो पुरानी पॉलिसीज हैं, सब्सिडीज देना, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो बिजली के लिए हो, फ्री में डीजल बांटना, ठीक है, ज्यादा एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा देना वीट और राइस के लिए, बजाय के चाहिए कि एमएसपी बाकी क्रॉप्स के लिए और अट्रैक्टिव हो और इंसेंटिवाइज फार्मर्स को हो सके कि वो मिलेट्स ग्रो करें, ऑयल सीड्स ग्रो करें, पल्सेस ग्रो करें, ठीक है, जो इतने वाटर इंटेंसिव नहीं होते हैं, जो कि इजिली रेन फेड एरिया में भी ग्रो किए जा सकते हैं, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो अ मूव टुवर्ड्स नेट जीरो एग्रीकल्चर will give India a climate smart agriculture in this अमृत काल। तो क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? ये तो एक पार्ट हो गया, बहुत इजी पार्ट है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाई शुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बी इंकरेज टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो एग्रीकल्चर? तो इसको 250 शब्दों में आप आंसर करिए। इन दोनों क्वेश्चन का किसी भी एक पार्ट को आप आंसर कर सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहें। अगर आपको टाइम लगता है, आपको अगर वर्ड लिमिट अलाउ आपको करती है, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इसको 250 शब्दों में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला आर्टिकल, ये लास्ट एडिटोरियल है आज का। ठीक है, तो द एरा ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। देखिए, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, है ना, हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। अब देखिए, इंडिया की बात करें, इंडिया कंप्लीटली एक लूज फेडरेशन तो है नहीं, वी आर अ टाइट फेडरेशन, हम क्वाजी फेडरल हैं। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलो से ज्यादा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डंडा ज्यादा होता है, नो डाउट, लेकिन स्टेट्स को भी साथ में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स लेके चलना, ये कर्तव्य है सेंटर का। देखिए, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आज 75 साल के बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो सेंटर स्टेट्स के बीच में कंफ्लिक्ट आ रहे हैं। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर को, स्टेट्स को साथ में इकट्ठे मिलके लोगों के लिए काम करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ द शिफ्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म फ्रॉम कोऑपरेटिव टू कम्बैटिव, यानी कि लड़ाई होना, सेंटर स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट्स होना, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी एट प्रेजेंट। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पीछे आ चुके हैं, चाहे दिल्ली के साथ बात करें, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है, वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां पे सेंटर और स्टेट की खटकी ना हो। Now, idea behind the concept of collaborative federalism is negotiation and coordination. यानी कि जो झगड़े हैं, जो disputes हैं, वो कैसे आपस में बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, ताकि जो अल्टीमेट एम क्या है, देखिए संविधान का एम क्या है? संविधान का एम ये तो नहीं है ना कि सेंट्रल स्टेट्स के जो झगड़े हैं उसको सॉल्व करते रहे, लोगों को सर्व करना फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, ऐसे नुकसान किसको हो रहा है? सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो बजाय कि इतने अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स हो, इतना टाइम बर्बाद किया जाए एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, ठीक है, चाहे वो भी रिसेंटली जो आईएस अमेंडमेंट रूल्स हैं, जो आईएस कैडर रूल्स हैं, उसमें जो चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज करे हैं, या दिल्ली सरकार के साथ जो बार बार लड़ाई रहती है भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वहां पे दिल्ली में किसका से ज्यादा होगा, एलजी का होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का होगा। तो पॉलिटिकल, अब देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जब तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है, अगर वही पॉलिटिकल पार्टी स्टेट्स में हो तो बहुत अच्छी बन रही होती है, लेकिन जब ऑपोजिशन पार्टीज हो, देखिए ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट में कन्फ्लिक्ट्स पहले नहीं होते थे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स तो, राजनीति तो भारत में कितने सालों से करी जा रही है, तो ये तो नहीं ना कि राजनीति अभी नई शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा पहले माहौल इतना ज्यादा खराब नहीं होता था जब बहुत ज्यादा गंभीर कन्फ्लिक्ट्स होते थे, मैकेनिज्म्स होते थे। यहां पे स्टेट्समैनशिप दिखाने की जरूरत है, जहां पे आप झगड़ों को सुलझा सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप ये जो कन्फ्लिक्ट्स ज्यादा एग्जैजरेट ना हो सके। नाउ इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे वाक्यों की बात करें ऑफ कम्बैटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस का टाइम है, इलेक्शंस का सीजन है, ठीक है, तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए ईडी, सीबीसी, सीबीआई, ठीक है, इन सब का मिसयूज करना, ठीक है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के पीछे लगा देना, तो ये बहुत कॉमन बात देखी जाती है। ठीक है, इससे ऑब्वियसली दिस कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द स्टेट मशीनरी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंकिंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जाती है। सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, केस एन एग्जांपल बीइंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, तृणमूल कांग्रेस व्हेन इट वॉन द इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल, तो वहां के जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, चाहे वहां के चीफ सेक्रेटरी की बात करें, चाहे वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, तो बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बहुत खटक रही थी, तो वहां पे उनके ऑफिसर्स के पीछे, स्टेट गवर्नमेंट के पीछे इस तरह की एजेंसीज लगा देना, तो दिस इज मिसयूज ऑफ दीज एजेंसीज एंड वायलेशन ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल्स। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की बात करें ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स, तो अगेन अभी तक तो बहुत एक अच्छा सा सिस्टम चलता आ रहा था कि भाई जिन ऑफिसर्स ने जाना है सेंट्रल डेपुटेशन में वो अपना नाम बता दें, स्टेट गवर्नमेंट वो लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। अब ये तो मर्जी
आईएएस ऑफिसर्स की होनी चाहिए ना, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स की होनी चाहिए, वो जाना चाहते हैं डेपुटेशन, की नहीं जाना चाहते हैं। अब आप धक्के से तो नहीं कह सकते हैं कि जी हर साल हमको 5-6 अफसर चाहिए आपके स्टेट में से, कि हमको हर साल 5-6 ऑफिसर्स चाहिए वेस्ट बंगाल में से, हर साल हमको 5-6 ऑफिसर्स चाहिए पंजाब में से कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आए। तो मर्जी तो उनकी होनी चाहिए ना, जो मैकेनिज्म पहले एग्जिस्ट करता था तो वो भी तो था ना पहले। ऐसा तो नहीं कि आज एकदम से एक नया मैकेनिज्म कर देने से कुछ बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। तो 2016 में अगर हम बात करें, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने, तो ही डिसाइडेड टू एडवांस दी असेंबली इलेक्शंस। नाउ दिस लेड टू पॉलिटिकल क्राइसिस इन द स्टेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। तो मिसयूज ऑफ सीबीआई, मिसयूज ऑफ ईडी, मिसयूज ऑफ गवर्नर, तो ये सब सेंट्रल एजेंट्स होते हैं। अब इन सब का मिसयूज करना तो संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो ये मैटर, चलो 2016 की हम बात करते हैं, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो गवर्नर है, he or she cannot summon the house or determine the legislative agenda without consulting the chief minister and the council of ministers or without consulting the speaker of the assembly। ठीक है, तो ये जो एक्शंस हैं, इस तरह के जो एक्शंस, तो गवर्नर कैन नॉट इंटरवीन। देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, हर कोई अपने दायरे में रह के काम करे। स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर अपने दायरे में रह के काम करे, गवर्नर अपने दायरे में रह के काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर अपने दायरे में रह के काम करे। सेंटर स्टेट रिलेशंस में कंफ्लिक्ट नहीं आएंगे। यही बातें तो एम्फसाइज करी थी बी.आर. अंबेडकर ने, यही बातें तो एम्फसाइज करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। नाउ अब बात करें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 2018 में ये जो केस था, ये जो मुद्दा था दोनों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत बहस चलती थी कि भी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की कुछ स्पेशल पावर्स हैं, दिल्ली चलो एक यूटी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब यहां पे कहना कि दिल्ली में फाइनल से हर एक चीज के ऊपर एलजी का होगा। तो देखिए बात तो फिर ये भी आती है, वहां की जो रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने बोला कि अगर एलजी का ही डिसीजन फाइनल होगा तो लोगों ने हमको वोट क्यों किया है, फिर हमारी सरकार किस बात की है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पे गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि किसकी से ज्यादा होनी चाहिए, एलजी की होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है कि जो एलजी की जो पावर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि अगर कोई मैटर है विच इज रिलेटेड टू लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, तो इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल आया है सरकार की तरफ से, तो एलजी का हक बनता है कि उस प्रस्ताव को फॉर रेफरेंस, फॉर एडवाइजिंग प्रेसिडेंट को आगे पहुंचाने का। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी मुद्दे हैं, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वहां पे दिल्ली सरकार का पूरा राइट है कि जो वो कानून बना रही है, जो नीतियां बना रही है, वो अपना इंप्लीमेंट करे। नाउ डिफरेंसेस सेंट्रल स्टेट के बीच में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आने, चलो डेमोक्रेसी है तो हर एक बात में हाँ जी तो नहीं हो सकता ना कि हर एक बात में यस सर करें, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस को सुलझाना भी एक कला होती है। नाउ सेंटर स्टेट प्रॉब्लम्स मस्ट बी एड्रेस्ड विद द ईमानदारी, इंटेंशन के साथ, एक बहुत ईमानदारी, एक इच्छा के साथ, टू अराइव एट अ सॉल्यूशन बाय शोइंग स्टेट्समैनशिप, कंबाइंड एक्शन एंड वेरी सिंसियर कोऑपरेशन। तो क्वेश्चन क्या बनता है एडिटोरियल में से, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू वॉक हैंड इन हैंड और एटलीस्ट वॉक साइड बाय साइड फॉर बेटर गवर्नेंस। कमेंट, इसको 250 शब्दों में कमेंट करिए। तो दोस्तों ये थे आज के 2 एडिटोरियल्स। दोस्तों जाने से पहले आई जस्ट टेक अ क्विक 30 सेकंड्स। दोस्तों हमने कुछ कोर्सेज, चलो हमने प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज तो ऑपरेशनल करे ही हुए हैं, तो आई एम श्योर आप में से काफी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज देख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें जीएस के क्रैश, अगर हम बात करें यूपीएससी मेंस की बात करें, तो अगर आप इस साल मेंस दे रहे हैं या अगर आप अगले साल अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो हमने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मेंस ओरिएंटेड कोर्स शुरू करे हैं। तो हम एसए की बात करें या हम जीएस की बात करें, GS1, GS2, GS3, GS4, या अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम PSIR की बात करें, तो दोस्तों ये तमाम कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, PSIR हो, जनरल स्टडीज की कोर्स की बात करें, एसए के कोर्स की बात करें, तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं, इनको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट करके इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनमें एनरोल कर सकते हैं, या आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके भी इस कोर्सेज के बारे और जानकारी ले सकते हैं। तो ये तमाम कोर्सेज में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स होंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं PDF में भी। सो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।